नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों शुरू करने जा रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। आज से साथियों प्रतिदिन जो है साइंस के शाम में एक सेट आपको करवाए जाएंगे। यह सेट बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और आगामी बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि साइंस के 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टॉप लेवल क्वेश्चन साथियों आपको करवाए जाएंगे, जो साथियों प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है आपके आने वाले एग्जाम में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जितने भी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को हम लोग साथियों एक एक कर कंप्लीट करेंगे। इस सेट में साथियों आपको साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिक्स क्वेश्चन विथ एनालिसिस करवाए जाएंगे, ताकि पता चले कि आपकी साइंस में क्या स्थिति है। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन का उत्तर सही कर पा रहे हैं तो साइंस में स्थिति आपकी अच्छी है और आप रिजल्ट के करीब हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज से साथियों इस शानदार सेट की शुरुआत करते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, एक भी सेट को मिस मत करिएगा। डेली करवाए जाएंगे और 25 क्वेश्चन में 20 प्लस का सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में सही संबंध का चयन करिए। हाल ही में बिहार दरोगा प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं, दूरी और विस्थापन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, क्या सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। आपको याद रखना है, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक से कम या एक के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें दूरी क्या है? दूरी है किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, तथा दूरी जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। दूरी हमेशा याद रखना है धनात्मक या शून्य हो सकती है। दूरी हमेशा परिमाण को व्यक्त करती है। बात करें विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों व्यक्त करती है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गतिशील वस्तु का अंतिम विस्थापन क्या होता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो गतिशील वस्तु का जो अंतिम विस्थापन होता है वो शून्य होता है। यदि वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन करता है तो दूरी और विस्थापन शून्य हो सकता है। ये 3-4 स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। दूरी और विस्थापन के बारे में अगर पूछा जाए तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से कम या एक से बराबर होता है। गतिशील वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य होता है। यदि वस्तु सरल रेखा पर गमन करती है तो दूरी और विस्थापन शून्य होता है। आशा करते हैं अगर प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर दे पाएंगे। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, कितनी है मीनार की ऊंचाई? तो इसमें साथियों गति का द्वितीय समीकरण लगेगा। फॉर्मूला आपको पता है, s बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो u यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है, और t दिया गया है 4 सेकेंड, प्लस हाफ g का मान अगर 9.8 आपको पता है g का मान होता है, या साथियों हम लोग अप्रोक्स 10 को मान के चलेंगे। g का मान 10 और t का मान क्या है? 4 का स्क्वायर यानी 16। 2 से 5 बार में 16 पंचे 80 प्लस 0 यानी 80 मीटर। 80 मीटर जो होगी वो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन था। गति का द्वितीय जो समीकरण का फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो उस पर साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ मान बैठाना था, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, जिनका भी 80 आ रहा है बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, जड़त्व व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? तो जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहेंगे। जिनका भी बल आघूर्ण आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक छड़ के धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक जो है किस पे निर्भर करता है? अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों आपको करवाए जाएंगे। छड़ के सिरों के बीच तापांतर पर, छड़ की लंबाई पर, छड़ के
प्रतिच्छेद क्षेत्रफल पर या छड़ के पदार्थ पर? तो एक छड़ की धातु की जो ऊष्मा चालकता है वो छड़ के पदार्थ पर निर्भर करती है, जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ऊष्मा की वह मात्रा जो अस्थायी अवस्था से पदार्थ की 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की क्षण में 1 सेकेंड में प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि 60 वाट तथा 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं तब क्या होगा? कौन सा तंतु मोटा होगा? तो जाहिर सी बात है 100 वाट वाला जो तंतु होगा वो मोटा होगा 60 वाट की तुलना में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही है। बीटा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार के होते हैं। इन 7 का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रिक है साथियों, गौरव की जो एक्स है वो बीमार हो गई है। वो क्या हो गई है? बीमार हो गई है। गौरव GU X बीमार। ऐसे साथियों याद कर लेंगे, एक ट्रिक है, इसे ट्रिक के माध्यम से लें। G4 साथियों याद रखेंगे गामा किरण, U4 याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट किरण, X4 याद रखेंगे एक्स किरण, V4 याद रखेंगे विजिबल रे यानी दृश्य प्रकाश, I4 याद रखेंगे इंफ्रारे, M4 याद रखेंगे माइक्रोवेव, R4 याद रखेंगे रेडियो वेव। याद रखेंगे गौरव की एक्स जो है वो बीमार हो गई है। यह साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें साथियों कभी कभी पूछा जाता है कि गामा किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गामा किरण की खोज याद रखना है हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई थी। एक्स किरण की खोज भी पूछा जाता है, तो एक्स किरण की खोज किसके द्वारा? राउंटजन के द्वारा की गई थी। इसके बाद साथियों आपको पूछा जाता है आपको विजिबल यानी दृश्य किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूटन के द्वारा दृश्य किरण की खोज की गई थी। ये साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग आपको पता होना चाहिए यह उदासीन होती है तथा अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास जो है ऊर्जा और समवेग दोनों होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो मैक्सवेल के द्वारा। क्वेश्चन अगला, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? इजी क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है साथियों? दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। इसका जो कारण होता है मुख्य रूप से वो होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये सभी इसके कारण हैं। बात करें निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है और इसका कारण होता है नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का घट जाना और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर में उत्तल और निकट में अवतल। अगला क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूर्णतया भरी है। इसकी तली पर रखा एक पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतीत होता है। तेल का अपवर्तनांक क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है, बताएं। तो सबसे पहले साथियों हम लोग क्या निकालेंगे? आभासी गहराई। आभासी गहराई निकालने के लिए जो आपको याद रखना है, वास्तविक गहराई दी गई है और तली का जो उठा हुआ प्रतिम है उसे हम लोग घटाएंगे। वास्तविक गहराई 40 सेंटीमीटर दी गई है और उठा हुआ गहराई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा आभासी गहराई। तो आभासी गहराई निकल कर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और अपवर्तनांक अगर तेल का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई क्या है? 40 सेंटीमीटर और आभासी गहराई कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 यानी 1.33।
1.33 इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, बिल्कुल सही, जिनका भी बी आ रहा है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि 40 सेंटीमीटर जो है पूर्णतः भरी है, तो यह साथियों वास्तविक गहराई है, और जो उठा हुआ है उसे हम लोग वास्तविक गहराई में घटाएंगे तो आभासी गहराई निकल कर आएगी, और फॉर्मूला है वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई, यानी 40/30, तो निकल कर आ जाएगा 1.33, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी CuOH2 प्लस H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा समीकरण? CuSO4 प्लस 2H2O। अम्ल एक रासायनिक यौगिक होता है जो साथियों जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। याद रखना है क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। यही क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में भी पूछा गया था कि समही अम्ल में क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है, और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 7 उदासीन होता है, 7 प्लस जो होता है वो क्षार होता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? तो इजी है, जल से हल्का होता है सोडियम, और सोडियम जल पे तैरता भी है, आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता। सोडियम एक सक्रिय धातु होता है, और यह हवा या पानी के संपर्क में आने से हाइड्रोजन के कारण जलने लगता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है? केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया के सोडियम निकर्षण में हाइड्रोजन किस रूप में उपस्थित होती है? बताएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यूरिया के सोडियम निकर्षण में नाइट्रोजन जो है वो सोडियम साइनाइड, याद रखना है, सोडियम साइनाइड के रूप में उपस्थित होती है, यानी NaCN इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम साइनाइड जो है वो एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक होता है, और यह एक सफ़ेद पानी में घुलनशील ठोस माना जाता है। एथाइन से एथीन बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, H2 लेंडलार उत्प्रेरक जो होता है वो एथाइन से एथीन बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या किसमें है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें साथियों थोड़ा सा ऑप्शन एरर है, सुधार लेंगे। C2H5 कर लेंगे, सी में कर लेंगे C2H5OH। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H5OH में प्रत्येक, याद रखना है, 20 ग्राम में अणुओं की संख्या सबसे सर्वाधिक है। एक बात आपको याद रखना है, जिसकी मोलर द्रव्यमान जो है वो कम होगी उसकी अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, याद रखना है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। अगला क्वेश्चन, प्रबल अपचायक है, बताएं कौन सा प्रबल अपचायक है? तो लिथियम जो है वो प्रबल अपचायक माना जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लिथियम के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो आयनन क्षमता होती है, आयनन ऊर्जा होती है, वो सबसे उच्च होती है। छोटा आकार होता है, अत्यधिक ऊर्ध्वपातन ऊर्जा इसमें पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो H- का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या हो जाएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1s²। क्या हो जाएगा? 1s²। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा लवण ज्वाला का लाल रंग देता है? ज्वाला का लाल रंग कौन सा लवण देता है? बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? LiCl हो जाएगा, या NiCl, या KCl, या RbCl। तो ज्वाला को जो लाल रंग देता है वो देता है LiCl। लिथियम क्लोराइड लवण के ज्वाला का रंग लाल देता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है? बताएं। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन है जीव द्रव्य का, पोषण का, जैविक क्रियाओं का, या प्रजनन का।
पादप तथा जंतुओं में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है, याद रखना है, पोषण का। याद रखेंगे, पोषण का अंतर मुख्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। याद रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम माना जाता है। इसका जो उपयोग है वो कार्बनिक संश्लेषण में एसाइल समूह को पेश करने के लिए किया जाता है। यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्तियों में संवहन बंडल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बताएं, पत्तियों में संवहन बंडल। सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों में संवहन बंडल जो है वो शिराओं में पाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संवहनीय बंडल जो होता है वो क्या होता है, वो परिवहन व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। इसके द्वारा परिवहन जो है स्वयं तने से होता है, जो दो रूपों में मौजूद होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। याद रखना है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम यानी एधा उत्तक होता है, इसमें भी संवहनीय बंडल पाए जाते हैं। तो याद रखना है, सिराओं में संवहनीय बंडल पाए जाते हैं। इसके अलावा कैम्बियम में भी संवहनीय बंडल पाए जाते हैं। तो दो तथ्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पादप जगत में सबसे छोटे बीज होते हैं, बताएं किसके छोटे बीज होते हैं पादप जगत में। सही उत्तर काफ़ी इजी है, ऑर्किड। पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, बताएं। कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या जीव द्रव में। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस कोशिका शोषण की एक प्रथम अवस्था होती है। इस क्रिया में याद रखना है ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया के प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्रिया को EMP पाथवे भी कहा जाता है। तो कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो याद रखना है कोशिका द्रव्य में। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और जिन्होंने भी बेल्ट्रॉन का साथियों फॉर्म भरा है तो बेल्ट्रॉन का भी जल्द ही सीरीज आपको करवाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 60 क्वेश्चन बेल्ट्रॉन में पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन कंप्यूटर से होने वाले हैं। तो कंप्यूटर के थ्योरी विथ MCQ आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्न में से सबसे प्रयुक्त पदानुक्रम कौन सा है, बताएं। कुल जाति वंश से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे उपयुक्त जो है पदानुक्रम आपको बताना है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, A, B, C या D। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गण कुल वंश जाति। क्या हो जाएगा, गण कुल वंश जाति। अगर साथियों इसका क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आता है जाति। याद रखना है जाति। जाति के बाद साथियों आपका आ जाएगा वंश, वंश के बाद आ जाएगा आपका कुल, कुल के बाद आ जाएगा गण, कुल के बाद आ जाएगा गण। यही साथियों क्रम है जो ऑप्शन सी है, जाति वंश कुल गण, इस प्रकार से क्रम है, उल्टा क्रम है यहाँ। गण के बाद आ जाएगा वर्ग, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ग। वर्ग के बाद आ जाएगा संघ, संघ के बाद आ जाएगा जगत यानी किंगडम, इसके बाद आ जाएगा अधिजगत यानी डोमेन, अधिजगत। तो ये साथियों इसका पदानुक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है, बताएं कौन सा समूह सबसे बड़ा है मोनेरा का। तो मोनेरा का सबसे बड़ा समूह कहलाता है यूबैक्टीरिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस समूह में सभी जो है प्रायोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इस जगत के जीव जो हैं वो सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं, जैसे नील, हरित, शैवाल, जीवाणु, ये सभी जो है मोनेरा के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। और मोनेरा का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है, यूबैक्टीरिया। सही उत्तर ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 24वीं हृदय किस में होता है, बताएं। सरीसृप में, उभयचर में, स्तनधारी में या मछली में। तो 24वीं जो हृदय है वो स्तनियों में पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है।
अगर पूछा जाए उभयचर में और सरीसृप में क्या पाया जाता है, तो उभयचर और सरीसृप में हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है। याद रखना है 3 कक्षीय हृदय किसमें किसमें पाया जाता है, उभयचर और सरीसृप में। स्तनियों में 24वीं हृदय पाया जाता है। मछलियों में पूछा जाए तो मछली में द्विकक्षीय हृदय होता है। याद रखेंगे द्विकक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, मछली में। और मगरमच्छ में 4 कोष्ठ होता है। याद रखना है हृदय का 4 कोष्ठ किसमें पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाता। आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी, 6 जोड़ी, 5 जोड़ी या 2 जोड़ी। तो मनुष्य में मुक्त पसलियों की जो संख्या है वो 2 जोड़ी होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती है। याद रखना है कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, जिसमें साथियों पसलियों को 3 क्रम में बांटा जाता है। एक ट्रू रिब्स यानी सत्य पसलियां, एक होता है फॉल्स रिब्स यानी असत्य पसलियां, एक होता है फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती पसलियां। तैरती पसलियों को ही हम लोग मुक्त पसलियां के भी नाम से जानते हैं। तो 1 से 7 का जो क्रम होता है, याद रखना है 1 से जो 7 होगा, 1 से 7 जोड़ी वो हो जाएंगी सत्य पसलियाँ यानी ट्रू रिब्स, सत्य पसलियाँ। और 8 से जो 10 हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों असत्य पसलियाँ, असत्य पसलियाँ, फॉल्स रिब्स। याद रखना है फॉल्स रिब्स। और अगर पूछा जाए आपको कि फ्लोटिंग रिब्स यानी मुक्त पसलियाँ कितनी होती है, तो 2 होती है। याद रखना है 2 जोड़ी यानी 11 और 12, ये दोनों जो हैं वो तैरती पसलियाँ हैं, तैरती पसलियाँ। पूछा जाए कि मनुष्य में सत्य पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। पूछा जाए 7 जोड़ी होती है। अगर फॉल्स रिब्स पूछा जाए तो 8, 9, 10 यानी 3 होती है, 3 जोड़ी, और 2 जोड़ी होती हैं, आपको याद रखना है तैरती रिब्स यानी मुक्त पसलियाँ। तो आशा करते हैं अगर पसलियों से पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ी मुक्त पसलियाँ होती है। तो 25 शानदार क्वेश्चन के एनालिसिस आपको करवा दिए। नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका सही कितना है। तो मिलते हैं साथियों हम लोग कल और करते हैं फिर से शानदार 25 क्वेश्चन का एनालिसिस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।